रघुराम राजन जो भारत के पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक के और तथाकथित बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक बहुत हास्यास्पद बात कही है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव जो पीएलआई स्कीम है और जिसमें सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है भारत ने, दो राज्यों में, गुजरात में और असम में। एक कंपनी है माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसने 4 प्लांट लगाए हैं इन दो राज्यों में। भारत सरकार ने 50% सब्सिडी देने की बात की है प्रोजेक्ट कॉस्ट में। ये सब्सिडी ये नहीं है कि रॉ मटेरियल पे सब्सिडी है या कॉग्स जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे सब्सिडी है। ये सब्सिडी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे है। तो भारत सरकार ने अभी तक करीब 16-17 हजार करोड़ की सब्सिडी दी है। रघुराम राजन का कहना यह है कि इससे सिर्फ 5,000 लोगों को रोजगार मिला है, 5,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। तो हर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भारत सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का खर्च किया। इससे उनको बहुत गुस्सा है और वो कहते हैं इस स्कीम का फायदा क्या है। रघुराम राजन से बात पूछना चाहूंगा कि आप ये देखें कि सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 5,000 लोगों की हुई है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और जो आगे जब इनका काम बढ़ेगा तो कितने लोगों की क्रिएट होगी। दिल्ली मेट्रो आज उसका अगर 500 करोड़ का बजट है और उसमें 13,000 एम्प्लॉयज हैं, आज से लेके उसकी जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है क्या सिर्फ 13,000 करोड़ रही होगी? वो तो कई लाख करोड़ में गई होगी। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, जो बड़े बड़े लार्ज प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, उसकी रिकवरी आप एम्प्लॉयमेंट से नहीं आप काउंट कर सकते। दूसरी बात, जब ये 4 फैक्ट्रियां जो लगी हैं, 3 गुजरात में और 1 असम में, जब ये अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगी तो उसमें जीएसटी लगेगी, वो भी भारत सरकार को जाएगी। ये कंपनियां जब मुनाफे में आएंगी तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे करेंगी 22-25% के हिसाब से, वो भी भारत सरकार को आएगी। उन्होंने इन कॉस्ट को तो जोड़ा नहीं। ऐसे तो भारत सरकार कई उद्योगों में और कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है जहां रिटर्न्स आते ही नहीं है, जैसे रॉकेट इंडस्ट्री या जैसे सैटेलाइट इंडस्ट्री, इसमें तो कोई रिटर्न्स ही नहीं आते कॉमर्शियल टर्म्स में। तो क्या भारत को इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या आत्मनिर्भरता नाम की कोई चीज ही नहीं है? एक और बात कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करता और सॉफ्टवेयर में हम आगे बढ़ते। तो सॉफ्टवेयर में तो भारत बहुत आगे है ही। एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, इनमें एक बैलेंस होना चाहिए। ये मानने वाली बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इससे पेरिनियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सर्विस सेक्टर से अनुपात में कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एवेन्यूज नहीं क्रिएट करती और दूसरी तरफ हम पीएलआई स्कीम की भर्त्सना करते हैं। ये जो सब्सिडी दी गई है, इसका एक बहुत बड़ा पहलू भी है। आपको याद होगा कोविड के दौरान कार इंडस्ट्री में उथल पुथल मच गई थी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चिप्स नहीं बन पा रही थी। ये चिप्स कहां से आती हैं? ताइवान से और चाइना से आती हैं। चाइना में कंप्लीटली लॉकडाउन लग गया था। क्या भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में चिप की जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो महत्ता है, वो बढ़ती जाएगी। तो क्या भारत अनदेखा कर सकता है? इतना बड़ा राष्ट्र, 140 करोड़ का देश, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास इकोनॉमी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मतलब वी हैव द कंप्लीट वेयरविदऑल टू स्टार्ट चिप इंडस्ट्री। इसमें यह सच है कि इसमें हमें एस्टैब्लिश करने में, एक माइनर प्लेयर बनने में भी सालों लग जाएंगे, लेकिन क्या हमें इस जर्नी को शुरू ही नहीं करना चाहिए? अब सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रघुराम राजन क्या चाहते हैं कि चीन का, ताइवान का वर्चस्व बना रहे चिप इंडस्ट्री में और भारत में हमेशा फिसड्डी रहे? ये बात सोचने की है। मैं अपने सभी मित्रों से कहूंगा कि इस बात पे जरूर विचार करें और हमें सीरियसली क्वेश्चन करना चाहिए रघुराम राजन के क्रेडेंशियल्स पे, जो हर चीज पे कोई ऐसी बात करते हैं जो लगता है कि भारत के हित के विपरीत हो। थैंक यू।